हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए जी, आ जाइए, आ जाइए बेटा, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यार तुम्हारी फर्स्ट क्लास लेट छूटी, उस चक्कर में मुझे अपनी क्लास को लेट करना पड़ा। मुझे सुनने में आया कि तुम्हारी क्लास 5:42 के लगभग छूटी है, तो इस वजह से फिर मेरी क्लास का टाइम थोड़ा लेट हुआ। ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, कैसे हो आप सब? हेलो 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 हेलो। तो बेटा आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और साथ के साथ होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाए। ओके, और आज अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो सूरज, हेलो 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 अद्भुत, गुड इवनिंग, हेलो रमाकांत, अलीना, गुलफाम, रेशमा, शुभम, रितेश। मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, मैं एकदम बढ़िया हूँ। टेस्ट का सिलेबस, हाँ भाई इस संडे को टेस्ट है। विजय, सर इतना लेट क्यों हुआ? बेटा तो पिछली क्लास देखी कि नहीं देखी तूने? पिछली क्लास देखी या नहीं देखी तूने? ओके, हाँ जी। अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आपके संडे का टेस्ट। ओके, सबसे पहले मैं टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं आपको। टेस्ट सिलेबस, ये वाला तुम्हारा क्यूमुलेटिव टेस्ट, इससे पहले पार्ट टेस्ट था। तो इस वाले में आपके पास क्या क्या आएगा? इस वाले में मैं 3 चैप्टर दे रहा हूं बेटा, 3 चैप्टर। हाँ जी, 3 चैप्टर यहां पर होमवर्क आ जाएगा भाई, आ गया होगा, अपलोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, 3 यहाँ पर मैं चैप्टर दे रहा हूं तुम्हें। इसमें एक तो दे रहा हूं बेटा सॉल्यूशन, विलियन वाला चैप्टर। एक दे रहा हूं मैं केमिकल बॉन्डिंग। एक दे रहा हूं मैं इलेक्ट्रो, ठीक है। ये तीनों कंप्लीट चैप्टर, कोई ये ना बोले कि कहां तक आएगा, कंप्लीट आएगा। प्लस इसके बाद रासायनिक बल गतिकी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो जितना हो जाएगा हमारा बुधवार तक उतना आएगा ताकि तुम्हें पढ़ने का टाइम मिल जाए। ओके, तो आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। सारी बातें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो यहां पर हम अच्छे से आज के लेक्चर को भी स्टार्ट करें। गुड इवनिंग। बॉन्डिंग हटा दो, नहीं बेटा बॉन्डिंग आएगा। ओके, बॉन्डिंग में अच्छे से सारी चीजें अपन कवर करेंगे। सोल्यूशन वाला चैप्टर 12th का चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। इससे तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, हाँ, फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बल गतिकी, ये जितना हम पढ़ेंगे बुधवार तक रासायनिक बल गतिकी उतना आ जाएगा। हाँ, इतना लेट क्लास क्यों बेटा? आप यार 6 बजे 4 बजे वाली क्लास में पूछो ना है तो इतना लेट क्यों? अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर आज के लेक्चर में अब हम क्या करने वाले हैं। हाँ, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्यावसायिक बैटरियों के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने बैटरियों के अंदर बेटा, सेल के अंदर इतना पढ़ लिया था कि यार जो सेल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राथमिक बैटरियां और द्वितीयक बैटरियां। तो प्राथमिक सेल के अंदर हमने 2 तरह के सेल पढ़े थे, याद है? शुष्क सेल जो कि एक नॉर्मल सेल होता है, जो हम जिसको जानते हैं, जिसमें जिंक का कवर चढ़ा होता है, अंदर एक उसमें एक छड़ होती है कार्बन की। ओके, तो वो हमने देखा था, क्लियर हुआ? वो है आपका पहला सेल। फिर दूसरा सेल हमने देखा था मरकरी सेल। दूसरा सेल देखा था मरकरी सेल, बटन सेल, जो कि घड़ियों में इस्तेमाल होता है, ठीक, और दूसरी डिवाइस में इस्तेमाल होता है। छोटा सा सेल आता है जो, वो वाला सेल मरकरी सेल। उसमें हमने देखा था किस तरीके से अभिक्रिया हुई थी, वो आपको पता होना चाहिए। जिंक अमलगम का पेस्ट होता है, नीचे HGO का सोल्यूशन भरा होता है, तो वो आपको आना चाहिए। कार्बन का पेस्ट भरा होता है, वो हमने देखा। फिर देन उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सीसा संचायक सेल। फटाफट से पढ़ने लग जाओ भाई, सारे के सारे बच्चे पढ़ने लग जाओ बेटा। सारी इधर उधर बातें छोड़ करके अब चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दो। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल में क्या होता था कि पहली बात तो ये चार्जेबल होता है। द्वितीयक बैटरियां चार्जेबल होती, इनको वापस से अपन रिचार्जेबल होती, इनको वापस से हम रिचार्ज कर सकते हैं।
इसमें सबसे पहला था सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल एक बड़ी सी बैटरी होती, आपके घरों में इन्वर्टर लग रहा होगा तो उसके साथ एक बड़ी सी बैटरी आती है ना, एक साइड की या फिर दूसरी कोई कंपनी की। तो उस बड़ी सी बैटरी के अंदर क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जो एनोड होता है वो भी लेड का बना होता है, कैथोड होता है वो भी लेड का बना होता है। वो होता तो लेड का ही, लेकिन उसके ऊपर ग्रिडिंग कर दी जाती है, ग्रिल्ड कर दिया जाता है उसको PbO2 से। तो उसके अंदर भी मैंने आपको अभिक्रिया बताई थी, और किस तरीके से वहां पर पहले एनोड पर ऑक्सीकरण होता है जिससे Pb+2 आयन में कन्वर्ट होता है, फिर अवश्य भी बना सकता है। और जबकि वहां पर कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, तो PbO2 किस तरीके से Pb+2 आयन में कन्वर्ट होता है वो मैंने आपको बताया था। क्लियर हो गया, उतनी बातें हमने देख ली थी। डन है मामला, क्लियर। अब उसके आगे की कहानी हम देखेंगे। इसकी थ्योरी कहाँ मिलेगी, क्लास में मिलेगी ना, रेगुलर आओ ना, सारी की सारी थ्योरी भी तो पढ़ाई इसमें। अब यहां पर आगे की कहानी अब हम समझते हैं। तो बेटा अब अगला सेल है, अगला सेल है आपके पास। अब थोड़ा सा हेडिंग वेडिंग डाल लो वरना तुम्हारे कमेंट ना रुकते नहीं है, नॉन स्टॉप कमेंट करते जाते हो। अब जरा देखो ध्यान से, अच्छा निकल कैडमियम सेल, हाँ अब हेडिंग डाल लें आप, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है बेटा, अगर आप इसको पढ़ लोगे समझ लोगे तो फायदा हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। जितना हमने पढ़ लिया वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। जब भी क्लास में आए पिछला जरूर पढ़ कर आए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहे कि हाँ यार हमने ये पढ़ा था, सर क्या बोल रहे हैं, है ना, वो हम क्लियर करते रहे। तो अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं निकल कैडमियम सेल। ये भी कौन सा है, द्वितीयक सेल ही है। पहले हमने देखा उसमें सीसा संचायक सेल, अब देखेंगे हम निकल कैडमियम सेल। तो निकल कैडमियम सेल ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए इनका ज्यादा उपयोग किया नहीं जाता है। नॉर्मली इनका विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। बेटा बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या होगा, एनोड होता है आपका कैडमियम का, एनोड होता है कैडमियम, CD का मतलब है कैडमियम, कैडमियम, ओके। जबकि यहां पर कैथोड होता है आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर निकल थर्ड की पेस्टिंग होती है। उसके ऊपर निकल का जो निकल थर्ड का एक कंपाउंड होता है, निकल थर्ड हाइड्रोक्साइड, उसका कवर चढ़ा होता है, लेप चढ़ा होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ये होता है। और इसके ऊपर क्या होता है, NiOH होल थ्राइस का लेपन इस पर हुआ रहता है। तो अब यहां पर आपको सिंपल से इनकी अभिक्रिया देखनी बेटा कि किसमें कौन किस तरीके से अभिक्रिया करता है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो यहां पर भी ऑक्सीकरण होगा। और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन, तो यहां पर भी अपचयन होगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं, खत्म। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, यहां पर क्या होगा, अपचयन। इनकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया जरा देखो ध्यान से, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया यहां पर आप देखिएगा किस तरीके से इसमें होती है। जो कैडमियम है, कैडमियम है यह NiOH होल थ्राइस इसके साथ रिएक्ट करता है बेटा। कैडमियम 0 ऑक्सीकरण अवस्था में, यहां पर निकल +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। तो जिंक का तो होता है ऑक्सीकरण, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। तो जिंक तो चला जाता है जिंक +2 में और एक कंपाउंड बना लेता है जिंक कैडमियम ऑक्साइड, जिसमें कैडमियम पर आवेश होता है +2। और जो ये निकल है, यह निकल क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। ये चला जाता है बेटा NiOH होल ट्वाइस में, और साथ में बनाता है स्मॉल अमाउंट में वाटर। इस तरीके से ये सारी यहां पर रिएक्शंस होती है। निकल +3 से किस में चला जाता है, +2 में चला जाता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। क्लियर है। अगर आप चाहो तो इसको बैलेंस करना चाहो, ठीक है, तो यहां पे 2 लगा दो ताकि निकल 2 हो जाए। ठीक है, अब इसको देखो जरा, 2 निकल 2 निकल, ऑक्सीजन कितने यहां पर 3 OH थ्राइस है ना, तो 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है।
यहाँ पे कितना देखो, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 से गुणा हुआ, 4 ऑक्सीजन इसमें है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। हाइड्रोजन देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कितने बेटा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 तो ये रहे, क्लियर हो गया। अच्छा वहां पे एक्स्ट्रा, अच्छा यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, यहाँ पर 2 नहीं लगेगा ना, 1 ऑक्सीजन ये रहा, बैलेंस हो गई। देखो 6 ऑक्सीजन है, 4 तो ये, 5 और एक छठा ऑक्सीजन ये रहा। हाइड्रोजन कितने, 6, 2 दूनी 4 और 2 ये रहे 6। तो ये एक संपूर्ण सेल अभिक्रिया है जो इसके अंदर होती है। ठीक, ये आपका निकल कैडमियम सेल, इसमें बस ये ध्यान रखना, निकल कैडमियम सेल में एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, दैट्स इट, खत्म काम। ओके, ये हो गया आपके पास। इसके बाद अगला आता है आपके पास ईंधन सेल, जो कि थोड़ा इनसे अलग है, ज्यादा बढ़िया, अच्छी दक्षता वाला होता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि निकल कैडमियम सेल में अभिक्रिया कौन सी होती है। सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो पता चले तो सही तुम्हें कि निकल कैडमियम सेल में तुमसे ऐसे ही पूछ लिया जाए, निकल किस से किस में जाता है, निकल +3 से +2 में जाता है। ठीक है, इसका होता है अपचयन। अब आगे ये निकल कैडमियम सेल, देन इसके बाद आता है आपके पास ईंधन सेल, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, ईंधन सेल, फ्यूल सेल, हेडिंग डाल लो बेटा, ईंधन सेल, फ्यूल सेल। ये बाकी सेलों के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है। इसकी जो काम करने की कैपेसिटी होती है ये ज्यादा बेटर होती है, इफिशियंसी जिसको बोलते हैं, दक्षता। यह अत्यधिक दक्षता वाला सेल होता है, सबसे बढ़िया। याद है अभी चंद्रयान प्रक्षेपित किया था, ठीक है, चंद्रयान को भेजा गया था, तो उनके अंदर जो रॉकेट फ्यूल होता है, रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बेटा H2 और O2 को। तो यहां पर ईंधन सेल उसी पर वर्क करता है। इसमें धारा का सतत प्रवाह होता रहता है ताकि उसमें कंटिन्यूअसली उसको एनर्जी मिलती रहती है। किस तरीके से यह अभिक्रिया होती है, आइए चलिए इसके अंदर हम समझते हैं, और क्या क्या इसका रोल है, क्या क्या कहां कहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, और क्यों इसको H2 और O2 को लिया गया है, सारी बातें मैं यहां पर आपको बताता हूं। ओके, तो ईंधन सेल, पहली बात तो यह डायग्राम में खुद बनवा दूंगा आपको। यह अत्यधिक दक्षता वाला सेल होता है, दक्षता वाला सेल होता है। इसका उपयोग स्पेस मिशन जैसे कि अपोलो हो गया या PSLV हो गया, उनमें अंतरिक्ष अनुसंधानों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अधिक दक्षता वाला है। इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधानों, इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधानों जैसे PSLV मिशन होते हैं ये, ठीक है, अपोलो मिशन हो गया, अपोलो मिशन आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, मेनली बहुत ही सिंपल है, स्वीट है, अच्छे से आप इसको क्लियर कर लोगे। इतना लिख लो, बाकी अब मैं आपको बताता हूं। जैसे आप डायग्राम में देख ही पा रहे हो, यहां पर एक तरफ एनोड लगा हुआ है, एक तरफ कैथोड लगा हुआ है, उनके बीच में यहां पर सोल्यूशन भरा होता है। इधर से हम H2 गैस भेजते हैं, इधर से हम O2 गैस भेजते हैं, दोनों मिलकर के जल बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, तो यहां पर क्या था, ये एक आपके पास बॉक्स है, ये आपके पास एक प्रकार का बॉक्स है बेटा। इस बॉक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर 3 तो यहां पर गेट है, 2 द्वार आने के लिए, 1 द्वार बाहर जाने के लिए। समझ रहे हो, ये द्वार बाहर जाने के लिए। ओके, तो यहां पर
लगे होते हैं इलेक्ट्रोड्स इस तरीके से। ओके, ये है आपके पास एनोड, ये है बच्चों आपके पास कैथोड। ओके, हाँ जी। अब इसमें एनोड पर जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरफ हम भेजते हैं H2 गैस, इधर से भेजते हैं H2 गैस को, मतलब इस सेल में हम इधर से तो H2 गैस प्रवेश करवाते हैं, इधर से प्रवेश करवाते हैं O2, और बीच में यहां पर विद्युत अपघट्य का जलीय मिश्रण भरा होता है। यहां पर बीच में क्या भरा होता है, यहां पर विद्युत अपघट्य, यहां पर भरा होता है जलीय, जैसे कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये इसमें फिलअप होता है। अब यहां पर क्या अभिक्रिया होगी, सिंपल है कि सर एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, इसका अपचयन होगा, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल अभिक्रिया है, थोड़ा समझना है, काम खत्म है। और यहां से बाहर क्या निकलेगा, आपका H2O निकलेगा, यही यहां पर आपका है, ये एनोड है, ये कैथोड है, यहां से H2 निकल रहा है, इधर से O2 भेज रहे हैं, इधर से ये भेज रहे हैं। ओके, तो यहां पर H2 और O2 का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये बना लीजिए, बहुत सिंपल है। अब इसमें आपको अभिक्रियाओं को समझना है, सरल है, सिंपल है। देखो यहां पर पहले मैं कैथोड वाली अभिक्रिया बता देता हूं, क्योंकि कैथोड से जब हम ऑक्सीजन गैस को एंटर करवाते हैं, इस तरफ से जब हम ऑक्सीजन गैस को एंटर करवाते हैं बेटा, तो यहां पर कैथोड छड़ पर वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके अपचयित होती है, क्योंकि कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। और यहां पर जल है तो जलीय माध्यम में इसका अपचयन होता है, तो यहां पर आगे देखिए क्या होगा, कैथोड पर, कैथोड पर, कैथोड पर होगा क्या कि उधर से जो ऑक्सीजन गैस आ रही है वो जल की उपस्थिति में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है और OH माइनस आयन बनाती है, OH माइनस आयन बनाती है। क्लियर? ओके, तो अगर हम यहां पर, अगर मैं यहां पर इसको बैलेंस करना चाहूं, 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 लगा दो, तो टोटल ऋणावेश कितना हो गया, -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लो। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने यहां पर 2, यहां पे कितना है 1 और 2 3 है, तो या तो यहां 1/2 लगा दो, ये अभिक्रिया हो गई। OH माइनस आपको मिल रहे हैं, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है इस तरफ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बनाए जा रहे हैं, ये कैथोड पर ये अभिक्रिया होगी। अब जैसे ही कैथोड पर अभिक्रिया हुई, चाहो तो आप इसको पूरी अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दो, ताकि आपके बटे में 2 ही ना आए, पूरी अभिक्रिया को आप 2 से गुणा कर दो, तो यहां पर ये यहां पे सब जगह आपको उस तरीके से यहां पर मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। अब एनोड पर, एनोड पर, अब एनोड पर क्या होगा कि यार इधर जैसे ही हमने H2 गैस प्रवाहित करी, तो वहां से जो OH माइनस आयन आए उनके साथ इसका इंटरेक्शन बढ़ जाता है H2 गैस का। तो जरा देखिए ध्यान से, यह H2 गैस OH माइनस आयनों के साथ रिएक्ट करती है, OH माइनस आयनों के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, H2 बनाती है और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। ये अभिक्रिया है, ठीक है। 2 OH माइनस आयन है तो 2 OH माइनस आयन आए और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए। अब जब आप अभिक्रिया को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि यार यहां पर हाइड्रोजन हो गए टोटल 4, यहां पर है 2, तो क्यों ना मैं यहां 2 लगा दूं, लगा दिए भाई साहब। अब जरा देखो ध्यान से, सब कुछ बैलेंस हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ये हुआ एनोड पर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये अलग है मामला, हाँ, बस केवल रिएक्शन से, कैथोड पर ऐसे, एनोड पर ऐसे। कैथोड पर हुआ अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यहां त्यागना, ऑक्सीकरण। ये कैथोड पर हो रहा है, ये एनोड पर हो रहा है। संपूर्ण अभिक्रिया निकालनी, दोनों को जोड़ लो,
संपूर्ण सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। हाँ, अगर हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया देखें बेटा, तो अगर तीर के इधर जो है वही तीर के उस तरफ हो तो वो कट जाएंगे। देखो इधर 2 OH है, इधर 2 OH है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? यस सर। ओके, यहां पर एक H2O, यहां 2 H2O, तो एक H2O बच जाएगा, इधर 2 H2O, इधर एक H2O। तो यहां पर एक तो है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स, इधर एक H2O, इधर 2 H2O, तो एक H2O इधर बच गया जो कि लिक्विड स्टेट में आता है। तो ये हमारे पास फाइनल अभिक्रिया है कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो यहां पर 2 H है, 2 H है, हाफ O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, हमें कितना चाहिए? एक, तो 1/2 आएगा, 2 में से 1 चाहिए। तो ये हो गई हमारे पास सेल अभिक्रिया। तो बेटा जब H2 और O2 आपस में रिएक्ट करती है तो H2O बनाती है। यह बहुत ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहां पर जल नहीं, जल की वाष्प बन जाती है। बनता जल है लेकिन वो तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है, और साथ में बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज करता है, जिससे हम यहां पर ईंधन सेल में उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, पर्यावरण के लिए भी ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, ये हार्मफुल नहीं होता है, कोई ऐसी हार्मफुल गैस रिलीज वगैरह नहीं करता है, तो उसके लिहाज से भी काफी ज्यादा यूजफुल है। तो इस तरीके से इसमें रिएक्शन होती है। ओके, और H2 हम बना लेते हैं, ठीक। तो इसमें कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है, लगातार हमें जल प्राप्त होता रहता है और लगातार ऊष्मा हम बनाते रहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये है आपके पास ईंधन सेल। तो ईंधन सेल में आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी हेल्प से, H2O2 सेल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इधर H2 है, इधर O2 है। ईंधन सेल में हम H2O2 का इस्तेमाल करते हैं, इधर H2, इधर O2, तो H2O2 सेल भी बोल सकते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, इसको H2O2 सेल भी बोल सकते हैं, जिसमें यह अभिक्रिया हो रही है। थोड़ा सा इन पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, काम बन जाएगा। दोबारा से बता देता हूं, कैथोड पर क्या होता है बेटा? अपचयन, इलेक्ट्रॉन लेगा, जल है तो जलीय माध्यम की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, OH माइनस आयन बना रहा है, और वो OH माइनस आयन क्या है? यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन सी है वो। ओके, तो यहां पर ये आयंस प्राप्त हुए, यह आयंस, यह H2 गैस OH माइनस आयंस के साथ रिएक्ट करती है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, जल बना लेती है। ये जल बन गया। ओके, अब दोनों को जोड़ दिया, खत्म बात। ये आ गए आपके पास टोटल सेल रिएक्शन। तो ये होता है आपके एनोड पर, ये कैथोड पर, टोटल ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया डन। अब इसके बाद ये हमारे पास यहां तक जो बैटरियां थी, सेल थे, वो खत्म हो गए। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है, सिंपल सा, ये आपको कुछ नहीं लिखना है, जो मैं बताऊंगा वही लिखना है। हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, संक्षारण, कोरोजन, संक्षारण, कोरोजन। जैसे आपने देखा होगा, जब कहीं पर हम नया लोहा लगाते हैं, कहीं पर भी हम लोहे के आइटम लगाते हैं, तो एक टाइम के बाद ना वो खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, देखा हो? क्लियर है? ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह नमी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। लोहे का खराब होना टाइम टू टाइम, एक टाइम के बाद वो खराब होने लग जाता है। आपने गर्मियों के टाइम पे कूलर निकाला, आप नया नया कूलर लेकर आए, ठीक है, वो एकदम बढ़िया रहता है, एकदम तरोताजा रहता है, बढ़िया सा मेटल का। अगर हम बात करें तो प्लास्टिक कूलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेटल के कूलर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो एकदम बढ़िया रहता है। ओके, जैसे उसमें आप पानी भरते जाते हो, एक टाइम के बाद ना वो उसका कलर, लोहे की उसका कूलर की बॉडी का कलर हल्का हल्का ब्राउन होने लग जाता है। ओके, तो आप समझ ही रहे होंगे कि वहां पे जंग लगने का प्रोसेस होने लग जाता है। और आपने एक सीजन, भाई नए एक सीजन में तो बढ़िया चलता है, नया नया कूलर था, इतना खराब होगा नहीं, लेकिन अगर आप उसको वापस से रख देते हो पैक करके, फिर दोबारा से इस्तेमाल करते हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें नमी के साथ कांटेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। एक साल में तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, वो मतलब खराब हो जाएगा। फिर उसको या तो हम पेंट करते हैं ताकि उस पर जंग न लगे,
ओके, उसके ऊपर लेप किया जाता है पेंट का। तो उसी तरीके से यहां पर हमें देखना है संचारण। देखो थोड़ी सी यहाँ पे थ्योरी वगैरह देख लेते हैं, बाकी काम की चीज क्या है, किस तरीके से लोहा भी एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में इसको क्यों पढ़ा रहे हो सर आप। संचारण का मतलब होता है लोहे पे जंग लगना, लेकिन उसका यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या इस्तेमाल हुआ भाई। जैसे कि मान लो ये लोहे की छड़ है, जैसे कील है, ये लोहे की कील है, तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाई है, इसमें एनोड कैथोड कैसे पता चले आपको, तो वो यहां पे हमें समझना है, इसलिए हम इसको यहां पे पढ़ रहे हैं। तो जरा देखो ध्यान से, अपक्षय या संचारण मूल रूप से एक विद्युत रासायनिक अपघटन है, जैसे कि लोहे पे जंग लगना, चांदी का धूमिल हो जाना, तांबे या कांसे के ऊपर ग्रीन परत का चढ़ जाना समय के साथ साथ। ओके, संचारण से इमारतों पुलों इनको नुकसान होता है, जो भी होता है। अब यहां पे काम की चीज क्या है, तो जो लोहा है हमारा आयरन का मेटल, कोई भी आयरन का पदार्थ, जैसे कि मेरे पास ये लोहा है, ठीक है। ओके, तो लोहे पर दो पोल्स बन जाते हैं, एनोड, खुद लोहा एनोड की तरह बिहेव करने लगता है, और ये क्या करने लगता है बेटा, Fe+2 आयंस बनाने लगता है, 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। Fe फेरस आयन में कन्वर्ट होने लग जाता है। ओके, क्योंकि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, तो जहां जहां पर उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंचने की कोशिश कर सके, वैसे वैसे वो पहुंचने लगेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? सर डायरेक्ट ये अभिक्रिया होगी क्या? नहीं, उससे पहले क्या होगा, कैथोड। देखो कैथोड पर होता क्या है, हमारे वायुमंडल, जैसे कि ये रखा हुआ है, हवा है आसपास, हवा है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, यह ऑक्सीजन नमी मतलब पानी या अम्ल उनके कांटेक्ट में आएगी। अम्ल से क्या मिलेगा इसको, H+ आयन। तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो जाएगी। यह OH, यह H+ आयन, यह H+ आयन इस O2 के साथ रिएक्ट करेगा और फिर इसका काम खराब करेगा। यहां पर ये O2 H+ आयनों के कांटेक्ट में आने लग जाती है बेटा, और यहां पर फिर अभिक्रिया स्टार्ट करने लगती है। तो एनोड पर तो ये प्रोसेस हो ही रहा है। कैथोड पर क्या होएगा, कैथोड पर होगा क्या कि जो O2 है वायुमंडलीय गैस, यह क्या करती है, H+ आयन H+ आयनों के संपर्क में आती है। ओके, और यहां पर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होएगा और यहां पर वाटर वेपर्स बनाने लगती है, H2O का फॉर्मेशन करने लगती है, H2O का फॉर्मेशन करने लगती है, H2O का फॉर्मेशन करने लगती है। अगर आप चाहें इसको बैलेंस करना, तो अगर मैं बात करूं यहां पर 2 H है, तो यहां पे 2 H लगा दो, 2 धनावेश है तो 2 ऋणावेश लगा दो, ताकि बैलेंस हो जाए आवेश। यहां पर अब जरा देखो ध्यान से, 2 एक ऑक्सीजन है तो यहां पे 1/2 लगा दो। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस के जरिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन अम्लीय H आयन के साथ क्रिया करता है, H+ आयन, जैसे ही H+ आयन मिलते हैं ना, तभी अभिक्रिया स्टार्ट होती है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट, लोहा पड़े पड़े ऑक्सीकृत नहीं होता है, कुछ तो कारण होगा तभी तो ये ऑक्सीकृत हुआ। ये H+ आयन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये H+ आयन जो कि वायुमंडल में उपस्थित है, तो वह एयर के साथ कांटेक्ट करते हैं और जल का निर्माण करते हैं, जल वाष्प का निर्माण करते हैं। तो इस प्रोसेस में यहां पर ये 2, फिर यहां पर यह जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, अभी तो ये 2 प्रोसेस हुए कि कैथोड पर यह अभिक्रिया होगी, एनोड पर यह अभिक्रिया होगी। अगर मैं इन दोनों की टोटल अभिक्रिया भी आपको बता दूं, तो एक अभिक्रिया तो यहां पर ये होगी टोटल, देन सेल अभिक्रिया, ये तो होगी होगी। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन उधर है, तो यहां पर ये ऑक्सीकरण वाला प्रोसेस, ये अपचयन वाला प्रोसेस हुआ।
तो Fe जो कि ठोस अवस्था में है, यह हाफ O2 गैस के साथ रिएक्ट किया अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, और क्या दिया, खुद Fe+2 आयन में अब ऑक्सीकृत हो गया और जल बनाया। एक प्रोसेस तो ये हुआ। ये यहां तक भी नहीं रुकता है, क्योंकि एक बार नमी आ गई तो फिर अब क्या होगा, यहां तक एक बार नोट कर लें आप, एक बार यहां पर नोट कर लें। देखो, संसारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर के स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। यह ऑक्सीकृत हुआ, इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन को, ठीक है, और ऑक्साइड वगैरह बनाता है। ये अभी हम आगे देखेंगे। हाँ जी, यह वायु और जल की, वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ये एयर से मिल रही है हमें ऑक्सीजन, तो ये प्रोसेस तो ये मत लिखना, ओके। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब इसमें और क्या होता है भाई, इतना तो ये हमने देख लिया, ये कैथोड की, ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर रहा है, और ये फाइनली इस अभिक्रिया के उपरांत इतना तो हो गया, ठीक है। इसके उपरांत वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो आपका फेरस आयन बनाई थी, वह उसका ऑक्सीकरण कर देती है फेरिक आयन में। देखो, ये मैं लिख देता हूं, इसके उपरांत, एनसीईआरटी की लाइन है ये, इसके उपरांत वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस O2 गैस फेरस आयन जो कि क्या है Fe+2 को फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित कर देती है। देखेंगे जरा कैसे। इतना क्लियर हो गया। तो ये है आपके पास Fe+2 आयन है, इसने किसके साथ क्रिया करी, O2 के साथ क्रिया करी, किसके साथ क्रिया करी, O2 के साथ क्रिया करी, और यहां पर क्या बनाता है, ये Fe2O3 बनाता है, Fe2O3 बनाता है। अब इसको अगर हम बैलेंस करने को देखें तो यहां पे आपके पास 2 Fe है, दिख रहे हैं सबको, यहां पर 2 Fe है। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि ये Fe+2 आयन कन्वर्ट होकर दे रहा है बेटा Fe+3 आयन। पहली बात तो ये हमें पता चल रही है, लेकिन ये प्रोसेस सूखे में थोड़ी ना होता है, पानी भी तो है ना, नमी भी तो है ना, उस नमी के साथ ये रिएक्ट करता है। ओके, तो ये Fe+2 आयन वापस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ नमी की उपस्थिति में क्रिया करने लगता है, क्योंकि एक बार लोहे में जंग लगा तो फिर लगा। क्या कभी आपने देखा है कि लोहे पे जंग थोड़े से हिस्से में लगा, बाकी हिस्से में नहीं लगा? अगर पाइप खराब होना होगा लोहे का तो पूरा पाइप खराब होगा। कैसे? क्योंकि एक बार उसको H+ आयनों का टच मिल गया है ना, एयर है ही सही, तो वो जल बनाएगा और फिर ये प्रोसेस होता चला जाएगा। तो अब जैसे ही वो Fe+2 आयन बना, अभिक्रिया तो स्टार्ट हो गई, तो अब यहां पर ऑटोमेटिक प्रोसेस होने लगता है। एक बार H+ आयन मिलना चाहिए, अब वो खुद बनाने लगेगा। तो ये Fe+2 आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ नमी के कांटेक्ट में आया, पहला खुद का ऑक्सीकरण करा और पुनः यहां पर H+ आयनों को रिलीज किया। इस प्रोसेस में H+ आयनों को ये रिलीज करता है, H+ आयनों को ये रिलीज करता है। अब चाहो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। यहां पर पहले धनावेश देखो, कुल धनावेश कितना है वो तो उस अणु में है, यहां पर सिंपल आयन कितना है Fe+2, तो टोटल +4 धनावेश, तो +4 धनावेश उसमें। बस आप बाकी चीजों को बैलेंस कर लो। 3 ऑक्सीजन है, यहां पर कितना 1 है और यहां पर ये 2 है,
बाकी यहां पर आपको H+ आयंस आपको दिख जाएंगे। तो ये अभिक्रिया होती है जिससे हमारे पास यहां पर फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड बनता है जो कि कैसा होता है, भूरा लाल। लोहा कैसा बन जाता है बाद में, भूरा लाल, भूरा लाल। यही आपके पास जंग, ठीक है। तो जंग का सूत्र Fe2O3 होता है, या कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है Fe2O3.X अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि जल योजित हो जाता है ना ये। हाँ जी, तो ये है आपके पास जंग का सूत्र। तो इस प्रोसेस के जरिए बेटा लगता है जंग, और यह H+ आयन हमारे वापस से पुनः मिल रहे हैं, तो फिर वो और लोहे के साथ क्रिया करेंगे, फिर उसको फेरस आयन में कन्वर्ट करेंगे, फिर जल बना ही बना, फिर वापस से पूरा धीरे धीरे पूरा लोहा खराब होता चला जाएगा। क्लियर है? तो उस तरीके से यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इतनी बात क्लियर हुई, तो इसी के साथ ये संचारण वाला पार्ट भी समाप्त हुआ। ये फेरस आयन, ओके, इनके साथ रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो गए। इतना क्लियर है? ओके। अच्छा, H+ आयन बैलेंस नहीं है या 4 है, यहाँ पे 4 लगाओ तो जरा। ओके, तो ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया क्या? 4 2, ओके 3 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, कुछ तो लोचा है। ओके 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 ओके, चलो इस अभिक्रिया को हम देख लेंगे, इस अभिक्रिया को हम देख लेंगे H+ आयनों को बैलेंस करने में। जैसे मेरे को वहां पे दिखा ना, यहाँ पे 2 लगाओ ना, 4 क्यों लगाया? पहली बात तो यहाँ पे 2 लगाओ, ओके। हाँ 2 लगेगा यहाँ पर। आप यही बोल रहे होंगे कि 4 H+ है, ये हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, वहां 3, यहाँ 1/2 लगा दो बेटा। अब हो गई बैलेंस अभिक्रिया। यहाँ पर 1/2 लगा दो, अब अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है और लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। तो ये प्रोसेस है। ये क्लियर हो गया। इसी के साथ अपना ये चैप्टर समाप्त हो गया। हाँ जी, ओके क्लियर। हाँ जी बेटा, हो गया ना बैलेंस, अब कर दिया ना वो। हाँ, इस पर क्वेश्चन करेंगे, इस पर क्वेश्चंस करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब डन। यहां पर अब यहां पे देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में कुछ लाइंस दे रखी थी, वो मैं आपको बता देता हूं। संचारण की रोकथाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। अब संचारण की प्रक्रिया रोके कैसे, कि लोहे पे जंग लग रहा है, तो लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया को रोका कैसे जाए, उसके ऊपर लेप करके, गैल्वेनाइजेशन। हाँ जी, तो यहां पर जरा देखो, कहां पे थी, कहां पे थी, कहां पे थी। हाँ देखो, संचारण के कारण किसी महत्वपूर्ण घटक के निष्क्रिय होने जैसे दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। संचारक निरोध की सबसे सरल विधि है धात्विक सतह को वायुमंडल के संपर्क में न आने देना। कि हम चाहते हैं कि हमारा लोहा वायुमंडल के कांटेक्ट में ही ना आए। ये नहीं लिखना बेटा, ये नहीं लिखना, ठीक है। बस आप इसको लिख लें, आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां पर संचारक निरोध की सबसे सरल विधि है धातु सतह को वायुमंडल के संपर्क में न आने देना। यह सतह को पेंट या अन्य रसायनों द्वारा जैसे कि बिस्फेनोल से लेपित करके किया जा सकता है। मतलब धातु पे लेपन कर दो, धातु पर लेपन करके उसको रोका जा सकता है। जैसे कि एक अन्य सरल विधि है कि सतह को किसी ऐसी धातु जैसे कि एसएन या जिंक से आच्छादित करना जो कि अक्रिय हो और वस्तु की रक्षा के लिए क्रिया में भाग ले ले, बलिदान दे दे, खुद बलिदान दे दे, लेकिन आयरन को कुछ ना होने दे। खुद बलिदान दे दे लेकिन आयरन को खराब न होने दे। एक वैद्युत रासायनिक विधि है किसी अन्य ऐसी धातु जैसे कि मैग्नीशियम या जिंक का उत्सर्ग इलेक्ट्रोड उपलब्ध कराना जो स्वयं संसारित होकर के वस्तु की रक्षा करती है। जैसे कि देखो ध्यान से मैं बताता हूं
कि यार होता क्या है, अगर मैं Fe अगर मैं बात करूं Fe+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, Fe में जाता है, तो इसका E नोट जो भी होगा नेगेटिव में आएगा, होगा। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दूं बेटा, तो यहां पर जिंक ये आएगा, इसका ये नोट भी कुछ ना कुछ होगा। यहां पे जरा देखो ध्यान से, अगर हम लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास लोहे का मेटल का कोई पार्ट है, अब मैं इस पर चाहता हूं कि इसके ऊपर जंग न लगे, उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, जिंक की परत चढ़ा दूंगा, जिंक गैल्वेनाइजेशन कर दूंगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहां पे जरा देखो ध्यान से, अगर अपन देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें बेटा, तो SrP ज्यादा होता है Fe का। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो SrP ज्यादा होता है Fe का जिंक के मुकाबले। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, अक्रिय होता है, वही तो बता रहा हूं ना बेटा, वही बता रहा हूं मैं कि यार SrP Fe का ज्यादा है, मतलब इसका अपचयन होगा कि नहीं होगा। देखो SrP ज्यादा है, मतलब Fe+2 आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ये क्या हुआ, एनोड हुआ। एक क्वेश्चन लिखो, इसको मत लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तुम, एक क्वेश्चन लिखो, मैं उसमें करवा दूंगा, ठीक है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने पर किस प्रकार उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है, संक्षारण से बचाया जा सकता है। यहां पे जरा देखो, आप इसको क्लियर करें, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बताओ भाई, हम चाहते हैं कि लोहे का संक्षारण ना हो सके, तो हम उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन कर लेते हैं, या उसका गैल्वेनीकरण कर देते हैं, यशद लेपन जिसको बोला जाता है वो कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है जिससे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमने ये दो बात लिखी, चूंकि हम जानते हैं कि जिंक का मानक अपचयन विभव Fe के अपचयन विभव की तुलना में, Fe के मानक अपचयन विभव की तुलना में मानक अपचयन विभव की तुलना में अधिक ऋणात्मक होता है। ऐसे लिख दूं मैं, बिल्कुल दिखाऊंगा बेटा, अधिक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ये लाइन सही है। ऋणात्मक उसका भी होता है, ऋणात्मक इसका भी होता है, लेकिन उसका ज्यादा ऋणात्मक होता है, मतलब उसका अपचयन नहीं हो पाएगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, इसका अपचयन होगा, जिससे जिंक आयरन से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके खुद ऑक्सीकृत हो जाता है एवं
Fe के ऊपर एक रक्षी परत बना लेता है, रक्षी परत बना लेता है। हाँ, ये कंप्लीट लिखना है बेटा, बस यही लिखना है, इतना सा। अब मैं अभी के लिए लिखवाऊंगा, उसको लिखना। तो यहां पर ऐसा क्या हुआ, एनोड होगा हमारा यहां पर जिंक। यह जिंक क्या करेगा, अरे यह जिंक क्या करेगा, खुद का ऑक्सीकरण करेगा। क्या लिखा मैंने ये, ठीक है। अपचयन किसका होगा, Fe का हो जाएगा। हाँ, तो यहां पे क्या करेगा कि यार यह जो जिंक है, जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, जिंक हो जाएगा ऑक्सीकृत। लैंग्वेज में अगर चेंज होगा तो कर लेंगे। और एनोड कैथोड जो Fe+2 आयन है वह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ गलत लिखा है, मैं सही कर देता हूं। देखो, एनोड के समान बिहेव करेगा आपका जिंक, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, अपचयन विभव कम है, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। जिंक तो हो जाएगा ऑक्सीकृत। जबकि जो Fe+2 आयन बनता भी है तो वो तुरंत वापस Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहां पे मैंने एक गलत लिख दिया यार, जिससे जिंक Fe2+ आयन से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ये यहां पे गलत लिख दिया मैंने। 1 मिनट, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं बेटा, इस लाइन को मैं करेक्ट कर देता हूं, बाकी सब ठीक है। जिससे Fe जिंक से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके खुद अपचयित हो जाता है। यहां लिख दे, खुद अपचयित हो जाता है, एवं Fe के ऊपर रक्षी परत बना लेता है। बाकी सब ठीक है। यहां पे जरा देखो ध्यान से कि यार जिंक और आयरन के बीच में कंपेयर करें तो यहां पे भी मैंने आपको बताया है कि SRP आयरन का ज्यादा है। तो आयरन का क्या हुआ होगा, अपचयन हुआ होगा। अपचयन का मतलब, ये तो ऑक्सीकरण लिख दिया मैंने, आयरन का क्या हुआ होगा, अपचयन हुआ होगा। अपचयन का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यह त्यागेगा। तो अगर इन दोनों को अगर मैं लगा दूं, जिंक लगा दिया और आयरन लगा दिया, तो जिंक पहले अपचयित, पहले ये ऑक्सीकृत होगा, फिर उसने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे उसको ये ग्रहण कर लेगा। तो यहां पर वही बात है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे क्योंकि इसका अपचयन विभव कम है। जिसका अपचयन विभव कम होता है वो ऑक्सीकृत होता है, वो ऑक्सीकृत हो गया। और यहां पर Fe+2 आयन अगर बनते भी हैं, अगर उसमें है भी सही, कहीं पे अगर घाव लग जाता है, भाई लोहे पे जंग तब लगता है ना कि जब उसमें कट लग जाए कहीं पे। अगर थोड़ा सा भी घाव लग जाएगा फिर वो घाव फैलता जाता है। तो हम क्या कर देंगे, वहां पर क्या लगा देंगे, जिंक का लेप कर दो, उसमें कोई ऐसे छेद ही ना रहने दो। क्योंकि जब हम पेंट करते हैं बेटा, तो पेंट करने पर लोहे पे जंग नहीं लगता है, लेकिन अगर बाई चांस कोई एक पार्ट ऐसा छूट जाए जहां से पेंट उखड़ जाए तो जंग वहीं पे लगने लगता है। हाँ या ना, क्योंकि वह आयरन डायरेक्ट वायुमंडल के कांटेक्ट में आने लग जाता है। तो जिंक+2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वापस Fe में कन्वर्ट रहेगा। मतलब कहने की बात है आपका आयरन बचा रहेगा अंदर, बलिदान इसने दे दिया। तो एनोड की तरफ बिहेव करेगा जिंक और कैथोड यहां पर आयरन होगा। तो इतनी बात क्लियर है। तो ये है लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया को रोकना, उसका गैल्वेनीकरण कर दो। इसी को बोला जाता है बेटा यशद लेपन या गैल्वेनीकरण। ये हमारा क्लियर हुआ। ओके, तो अब यहां पर हम कर लेंगे क्वेश्चन डिस्कशन। यार टाइम निकल जाता है। ओके,
देख, हम जानते हैं कि जिंक का मानक अपचयन विभव Fe के मानक अपचयन विभव की तुलना में अधिक ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब ये है ज्यादा ऋणात्मक है, ज्यादा नेगेटिव में बड़ा है, लेकिन पॉजिटिव में तो छोटा है ना बेटा। ज्यादा ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव में तो छोटा है ना भाई। अगर हम यहां पे कंपेयर करें SRP जिंक का, अगर माइनस का 2, जैसे कि माइनस का 0.76 होता है, तो इसका भी माइनस में होता है, लेकिन इसकी तुलना में कम होता है, जैसे कि 0.30 लिख दिया, तो माइनस में बड़ा ये है ना, माइनस में ज्यादा ऋणात्मक है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका होगा अपचयन। हाँ जी, क्लियर है। अब अपन होमवर्क कर लेते हैं, अब अपन होमवर्क कर लेते हैं, अब अपन होमवर्क कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको करवा देता हूं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस। कहां गया, ये रहा। लेक्चर नंबर 12 बेटा, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12। सर जो शॉप में रोड जंग लगने पर वेट तो चेंज नहीं होता ना यार। जंग लगने पर वेट का तो इतना कुछ उल्टा और खराब होता जाता है ना, वो झड़ता जाता है आयरन उल्टा। हाँ, अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12 बेटा, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12 का होमवर्क फटाफट से आ जाओ। जिंक का लेपन, जिंक का लेपन, जिंक का लेपन, ठीक है। हाँ जी, लेक्चर नंबर 12 के होमवर्क पर आ जाओ। ओके, लेक्चर नंबर 12 पर आ जाओ फटाफट से। यार तुम इतने कमेंट्स क्यों कर रहे हो बेटा। सर जो शॉप पर रोड है रखा होता है उसमें क्यों कोरोजन नहीं होता है शॉप पर। बेटा उसको पैक करके रखा जाता है ना, अगर उसको दुकान के अंदर रखने के बजाय बाहर रख दे खुले में, लग जाएगा जंग उसमें भी, ठीक है। उसको भी पैक करके रखा जाता है, जहां पर एयर ना आए उनमें रखा जाता है। अगर तो उसको बाहर रख देगा तो लग जाएगा। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, विद्युत रसायन लेक्चर नंबर 12। अब सारे बच्चे चुप रहेंगे बेटा, देखो अपने पास टाइम कम है, कम टाइम में अपन चाहते हैं ज्यादा कर सके, तो इसलिए यहां पर मैं आपके लिए स्लाइड्स लेके आया हूं। हाँ जी, धारा के प्रवाह से, धारा के प्रवाह, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। लेक्चर नंबर 12 के किसी भी एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बता दो। लेक्चर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 17, पागल हो गया या जानबूझ के पागल बनने की कोशिश कर रहे हो। हाँ देखो, धारा के प्रवाह से H2 कैथोड पर और Cl2 एनोड पर प्राप्त होती है, तो इन चारों में कौन सा होगा, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। जल में NaCl, जलीय माध्यम में अगर मैं NaCl लूंगा तो जल का अपचयन हो, जल का ऑक्सीकरण हो जाएगा Na+ के तुलना में, ठीक है। मतलब यहां पर सॉरी, विलयन में जैसे ही H+ आयन आएंगे, Na+ आयन आएंगे, Na+ के मुकाबले जल का अपचयन विभव ज्यादा होता है, तो जल पहले अपचयित हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी था, क्लास में भी करवाया है। हाँ, विद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत लेपन में, विद्युत शोधन में, दोनों में किया जाता है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इनमें से कौन धारा प्रवाहित नहीं करता है, आराम से कर लोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ जी, ये वाला, AgNO3 के विलयन में 108 ग्राम चांदी मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा, आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा, ये वाला किया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 108 ग्राम चांदी प्राप्त करनी है, तो बस मैं यहां पर आपको कुछ हिंट दे देता हूं जिससे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये क्या है, हाँ जी, अगर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो आपको बस इतना सा करना है कि AgNO3 के लिए विलयन में चांदी का 108 ग्राम प्राप्त करना है। तो हमें पता है बेटा किस अभिक्रिया के द्वारा यह प्राप्त होता है, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेता है और Ag में जाता है। तो यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, अर्थात 1 फेराडे लग रहा है। ओके, 1 फेराडे। तो AgNO3 108 ग्राम प्राप्त हो रहा है ना, तो 108 ग्राम, ग्राम में भार बटे इसका मोलर द्रव्यमान भी तो कितना होता है, 108 ही होता है।
तो 1 मोल प्राप्त होता है। तो 1 मोल Ag प्राप्त कब होगा? जब 1 फेराडे आवेश प्रवाहित होगा, 1 फेराडे यहां पे विद्युत धारा हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन सी आ जाएगा इसका आंसर। सेम वैसे ही क्वेश्चन ये होगा बेटा, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये होगा कि जब, सर टाइम तो दिया ही नहीं बेटा किसका, नवा क्वेश्चन सर 6 का बता दो। ये वाला 5वां वाला क्वेश्चन किया है क्या आपने? ये वाला क्वेश्चन किसी को पूछना है? ये वाला क्वेश्चन किसी को पूछना है? लेक्चर नंबर 13 का बेटा 14 में आ जाएगा, वो 14 में डाल दिया मैंने क्वेश्चन। ये वाला किसी को पूछना है क्या? हो गया, वेरी गुड, ठीक है, ओके। हाँ जी, छठा क्वेश्चन पूछना है किसी को? ये पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सर 5 बता दो। यार देखो ध्यान से, 5 में क्या करना है? जब 9.65 कूलाम की विद्युत धारा, ओके, यहां पर आपको बेटा कूलाम दे रखा है, मतलब आवेश दे रखा है Q। हाँ जी, Ag, वही Ag प्लस आयन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में जा रहा है? Ag में जा रहा है। ओके, तो आपको बतानी चांदी की मात्रा कितनी प्राप्त होगी, मतलब W का मान। W अपॉन E बराबर हम जानते हैं ना, W बराबर हम जानते हैं Z गुणा Q। ओके, और Z का मान क्या होता है? E अपॉन 96,500 और ये Q। तो W ज्ञात कर लो। E का मान कितना है? Ag का तुल्यांकी भार कितना होगा? तुल्यांकी भार का सूत्र क्या होता है बेटा? जो भी अणु है या परमाणु है तो उसका एटॉमिक वेट बटे में n कारक देख लो, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है? 1, तो इनका मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 108 बटे 1, 108 ही क्या आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार? 108 बटे में 96,500। ओके, हाँ जी, Q का मान इतना कूलाम आवेश दे रखा है 9.65, इसको सोल्व कर लेना, ग्राम में मान आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका सोल्व कर लेना, 108 बटे 96,500 इसको सोल्व करोगे, इसका मान आ जाएगा। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सर 9 वाला बता दो। बता रहा हूं बेटा, 9 वाला ही बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 किसी को पूछना है? क्वेश्चन नंबर 6 L12 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, कहां गया पेन? हाँ, देख बेटा, यहां पर आपको क्या दे रखा है? 1 लीटर 2 मोलर CuSO4 का विलयन दे रखा है, कॉपर का आणविक भार दे रखा है इसने इतना, C एम्पियर धारा पेर भेज रखी है T सेकंड तक। तो कितनी मात्रा जमा होगी कॉपर के M ग्राम की? कितनी मात्रा कैथोड पे जमा होगी? देखो, हम ये जानते हैं ना, हम ये जानते हैं बेटा कि W बराबर होता है E गुणा I गुणा T अपोन में 96,500, ये जानते हैं हम। तो जरा देख ध्यान से, यहां पर इसने W को क्या बोला है कि M ग्राम है, तो देख M हमारा है, W की जगह M आ गया। ओके, E तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार अगर हम निकालें कॉपर का, तो जरा देखो ध्यान से, कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कॉपर में जाता है? तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा? ग्राम में। इसका एटॉमिक वेट कितना? एटॉमिक वेट दे रखा है 63.5 बटे में n कारक कितना? 2 इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर हुआ, बटे में 2 लगा दो और यहाँ पे रख दो। तो इसकी E की जगह क्या रख दूं मैं? 63.5 बटे 2। I की जगह क्या रख दूं? C धारा और T समय है बटे में 96,500। बस 63.5, 63 का आधा होता है 31.525, 31.75 बटे 2 C गुणा T अपोन में 96,500। ओके,
हाँ जी, तो बेटा डी बन जाएगा ना, ये तो सरल है। बस आपको क्या करना है, आई की जगह सी रखना है क्योंकि उसने धारा सी दे रखी है, और डब्ल्यू की जगह उसने बोल रखा है कि इसका भार एम ग्राम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, करना खुद को है फिर बाकी। अगला, हाँ अब सेम वैसे ही 5 एम्पियर की, 2 आएगा बेटा, 2 आएगा। ठीक है, 2 सर 2 हटा दो, कहां पे 2 बेटा, अरे वो तो हटा ही दिया ना अब तो। 5 एम्पियर की धारा ZnSO4 में 40 मिनट तक प्रवाहित की गई कैथोड पर जमा मात्रा ज्ञात करो। ये भी कर लोगे सेम उसी तरीके से। सर आपने, अरे रुको, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हो ना कि 2 क्यों लिखा यार। कॉपर किस में जा रहा है, कॉपर +2 आयन जब अपचयित होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना बेटा, तब किस में जाता है, वो कॉपर में जाता है। हाँ, सिर्फ मेथड ही बता रहा हूं मैं। तो यहां पर कॉपर में गया तो तुल्यांकी भार का सूत्र क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बटे एन कारक। परमाणु भार बटे एन कारक ना, तो परमाणु भार कितना दे रखा है, 63.5 बटे में 2 आया ना एन कारक। ठीक है, तो ये 2 कहां से आया, ये एन कारक है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है ना। ठीक है, आपने ये 2 लिखा तो है 2 भाग लगाने में। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, अगर मेरी वजह से कोई गलती हुई है तो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ, अब चलो आगे देखो। हाँ, सेम ऐसे ही 5 एम्पियर धारा 40 मिनट तक, तो आवेश निकाल लो। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप देखो, जिंक यहाँ पे +2 में है, तो जिंक +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में चला जा रहा है, जिंक में चला जा रहा है। तो अब यहाँ पे इनके मोल देख लो कि यार 2 फेराडे आवेश है ये, तब जाकर के 1 मोल मिल रहा है, हाँ या ना। ओके, अब आपको ये बोल रहा है कि 5 एम्पियर की धारा है, 40 मिनट तक आपने प्रवाहित करी, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, 5 गुणा समय, 40 गुणा 30 कर दो, 40 गुणा 60 कर दो, क्योंकि 40 मिनट है, 40 को 60 से गुणा कर दे ताकि सेकंड में आ जाएगा। तो आवेश आ जाएगा आपके पास, कितना आवेश आ गया ये, ठीक है, कुल आवेश जो प्रवाहित हो रहा है, कुल आवेश जो प्रवाहित हो रहा है वो आ जाएगा। भाई 2 फेराडे आवेश प्रवाहित होता है तो 1 मोल जिंक प्राप्त होता है। 1 मोल जिंक, जिंक का अणुभार कितना होता है, जरा देखो ध्यान से, जिंक का एटॉमिक वेट होता है बेटा 65 मान लेना इसका, 65 दशमलव में समथिंग में होता है, 65.5 होता है। ओके, तो 1 मोल बेटा ये आपको करना पड़ेगा। आप बस यहां पे ये समझ लो कि किस तरीके से मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं। हम भी आपके स्टूडेंट हैं सर, आप कराते तो हम, यार देखो मैं बता तो रहा हूं ना बेटा, आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूं। अब जब बेटा मैं 3 बजे क्लास में पढ़ाता हूं ना A* में, धड़ाधड़ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें, क्योंकि उसमें इतने सिली डाउट्स नहीं पूछते बेटा। हाँ, और कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो मैं यहाँ पर आपके आकर हेल्प ही करूंगा, चिंता मत करो। लेकिन अगर आप हर एक क्वेश्चन में ये पूछोगे कि सर ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, तो उससे टाइम खराब होता है। इस क्वेश्चन में भी सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह करना है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सेम एक जैसे हैं बेटा। बस आपको देखना है कि जिंक पर आवेश क्या है, क्या चीजें किस में जा रही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहां पर इस क्वेश्चन में जरा देखो, 0.5 मिली, ये मिली है, 2.5 ml एम्पियर,
कि धारा CaCl2 के विलयन में 60 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कैल्शियम के कितने आयन पाए जाएंगे। तो आप बस यहाँ पे ये बात रखें कि कैल्शियम +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कैल्शियम में जाएगा। बाकी आपको खुद दिमाग लगाना है कि यार दो इलेक्ट्रॉन है तो 2 फेराडे आवेश 1 मोल के लिए चाहिए, और 1 मोल का भार आप यहाँ पे देख लो। 1 मोल में संख्या कितनी होती है, परमाणु पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितने परमाणु एकत्रित हो रहे हैं, आपको एटम्स पूछे जा रहे हैं। गीता कुमारी 1 मोल में कितना होता है सर, 1 मोल में Na परमाणु होते हैं। Na परमाणु मतलब 6 × 10⁻23 कैल्शियम आपको मिल जाएंगे। तो 2 फेराडे आवेश, मतलब इसको कूलाम में बदल लो, ये 2 फेराडे है, 2 गुणा फेराडे, तो इसको 2 × 96 500 कूलाम आवेश से मुझे इतने सारे परमाणु मिल रहे हैं। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में कितने mm, यहां पे I का मान कितना दे रखा है 25, लेकिन ये मिलीलीटर मिली एम्पियर दे रखा है। तो पहले आप इसको 10⁻³ से गुणा करके एम्पियर में बदल लो। 60 सेकंड तक तो 60 से गुणा कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, Q आ गया। इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आप यहां पे देखो, इसको 2 से गुणा करेंगे 193,000 1,93,000 कूलाम से मेरे को इतने परमाणु मिल रहे हैं 6 × 10⁻23। ओके, तो इतने कूलाम आवेश से कितने मिलेंगे, उसको सोल्व करके यहां पर 2f को कूलाम में बदल लिया बेटा। तो 1 कूलाम से कितने मिल जाएंगे, 6 × 10⁻23 बटे में आ जाएगा 1,93,000। तो इतने कूलाम से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। करना आप ही को है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, करना आप ही को है बेटा। एम्पियर में चेंज करेंगे, एम्पियर में चेंज कर देना, क्योंकि मिली एम्पियर एम्पियर में मान रखा जाता है। तो 10⁻³ से कन्वर्ट करके फिर सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस बन गए, एक ही लेक्चर में हो गए। ओके बेटा, ओके। और आपको तो इनके सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं ना, वीडियो देखें वीडियो देखें वीडियो देखें। हाँ जी, ओके। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बेटा, ये क्वेश्चन वही तो है जो तुम्हें क्लास, तुम घर जाके क्वेश्चन नहीं करते हो क्या, क्वेश्चन नहीं करते हो क्या। क्वेश्चन नंबर 9, जब NaCl के जलीय विलयन में 30 मिनट तक 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है। तो देख ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ध्यान से देख। जब NaCl में 30 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई, तो I का मान दे रखा है, समय दे रखा है, तो कुल कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ये देख ले। Q बराबर होता है I × T। हाँ जी, यहां पर 2 एम्पियर, ये दे रखा है T का मान 30 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो इतना ये आ जाएगा 1800, ये 3600 कूलाम आ जाएगा। 3600 कूलाम कुल प्रवाहित हो रहा है, कुल प्रवाहित आवेश कितना है 3600 कूलाम। अब क्लोरीन किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है ये तो पता होना चाहिए ना, कि यार Cl- क्या करता है, Cl2 में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो 2 Cl है, 2 लगा दे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इस अभिक्रिया में देख, अगर मैं 1 मोल, इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 मोल मान ले। 1 मोल Cl2 मेरे को प्राप्त करनी है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 2 फेराडे, 2 फेराडे को बदल ले, 2 × 96,500 कूलाम, तो लगभग ये हो जाएगा 1,93,000 कूलाम। तो यहां पे हम समझ पा रहे हैं, चूंकि 1,93,500, 1,93,000 समझ में आया। अरे सनी, ऐसा कुछ नहीं है यार। एक तो तुम्हारे मन में एक ये गलत भावना बनी हुई है कि A* वाले बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, दूसरे वाले बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। बेटा देखो, मेरे लिए दोनों बराबर है, हर एक टीचर के लिए दोनों बराबर है। हर एक वीडियो ही देखना था तो फिर हम कोर्स क्यों लेते। मतलब आपको तो हर एक चीज में ही अपना नुक्स निकालने की आदत होती है बेटा, उससे काम नहीं बन पाएगा।
आप ये समझो कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, हमें बढ़िया से पढ़ने को मिल जाए, कम प्राइस में बढ़िया मिल जाए, उस लिए हम आए थे। तो अगर आप हर एक चीज में नुक्स निकालोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अगर हमने यहाँ पे सोल्यूशन भी लगा रखा है तो भी आप ये बोल रहे हो, तो फिर आप किस लिए हो सर? हाँ, फॉर्मूले से ही होगा ना, फॉर्मूला ही लगा रहे हैं बेटा, फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। ओके, स्टार में यार आप टेस्ट देके नंबर लेके आओ ना, हमने थोड़ी ना उनको जानबूझ के रखा है, जो बढ़िया नंबर लेके आएगा उसको मिलेगा। क्या तुम इतने कमेंट्स बेटा दूसरी क्लास में भी करते हो, जो तुम बार बार यहां पर इतने बार बार स्पैमिंग किए जा रहे हो, स्पैमिंग किए जा रहे हो, स्पैमिंग किए जा रहे हो, एक यहां पर एक लेक्चर का तुम होमवर्क डिस्कशन नहीं करने दे रहे हो, तो फिर उससे कैसे काम चलेगा बेटा? कोई भी लेक्चर का आपको होमवर्क मिलता है तो उसमें डाउट्स आते हैं मुश्किल से 4 से 5 तो डाउट भी बहुत ज्यादा हो गए, मुश्किल से 3-4 डाउट आने चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, इन पर क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं। या तो आप घर जाकर के रिवाइज नहीं कर रहे हो, हकीकत ये है, या फिर उनको रिवाइज कर रहे हो तो बस केवल ऐसे ही टाइम पास के लिए देख लिया, लिख लिख के नहीं देख रहे हो उनको, कैसे पता चलेगा आपको? यहां पे देखो Q बराबर क्या होता है, I गुना T, तो आपको इतना कुलाम आवेश पता चल गया, आवेश पता चल गया। ओके, तो आपको पूछ रहा है कि क्लोरीन की मात्रा कितनी प्राप्त होगी, क्लोरीन की मात्रा कितनी प्राप्त होगी। अब एक बच्चे ने बोला कि सर इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्या? भाई फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। टोटल देख लो कि 2 क्लोराइड आयन हैं, वो 1 मोल दे रहे हैं, तो हमें पता चल गया ना कि यार और 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहे हैं, तो 2 फेराडे आवेश इस्तेमाल हो रहा है 1 मोल क्लोरीन बनाने में। या फिर अगर तुम्हें इस तरीके समझ में ना आए तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले को लगा के देख ले भाई, पर आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझे। देखो W बराबर क्या होता है, E/96,500 गुणा में I गुणा T, इस फॉर्मूले से कर ले W। हाँ, अब यहां पे जरा देख ध्यान रखो, E का मान रखना है, क्लोरीन की मात्रा प्राप्त करनी। क्लोरीन क्या है? गैस है, जो कि अगर मैं ज्ञात करूं ECl2 ज्ञात करूं, तो हमें पता है कि Cl माइनस क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस कन्वर्ट होता है Cl2 में और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसका N कारक कितना हो गया, 2। N कारक कितना हो गया, 2। तो एक Cl का परमाणु भार होता है 35.5, 2 Cl इसमें, 2 गुणा 35.5 बटे में N कारक कितना, 2 से 2 छम, तो इसका तुल्यांगी भार कितना आ गया, 35.5, यहाँ रख दे, 35.5 रख दिया, बटे में 96,500 आ गया, इनटू I का मान रख दे कितना, 2, समय कितना दे रखा है, 30 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दे 60 से गुणा करके, तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम में W आ जाएगा, ग्राम में W आ जाएगा बेटा। और अगर इसको सोल्व करेगा 2 0 से 2 0 छम, ठीक है। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगी, आप कर सकते हो इसको। ओके, ये दशमलव भी हटा दो तुम, तो ये दशमलव भी हटा दो चाहो तो, यहाँ पे 1 0 और लगा दो, तो ये 2 तिया 6, 6 छंग 36, ऊपर बच गया 36 गुणा ये 355 बटे में 965, 5 से काट के देख लेना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बस तुम्हें समझना होगा प्रोसेस क्या है, बाकी तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना बेटा। ओके, हाँ जी, ये यहां पर डन हो चुके हैं। अब मुझे ये कमेंट्स भी, मुझे होमवर्क डिस्कशन भी इस तरीके से करना पड़ रहा है कि तुम्हारे कमेंट बंद करूं, वरना तुम रुक ही नहीं रहे हो। ओके, ये वाला क्लियर हुआ, ये वाला हो गया। अब इस वाले में लेक्चर नंबर 11 में देखो, ऐसा बहुत सारा टाइम तो ऐसे वेस्ट हो जाता है यार। हाँ, अब इसमें जरा देखो ध्यान से, लेक्चर नंबर 11। अब इस लेक्चर नंबर 11 में बहुत आसान क्वेश्चन थे। विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड क्रिया करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैथोड किसके समान बिहेव करता है, चाहे डेनियल सेल हो,
चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो, दोनों में कैथोड पर अपचयन ही होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण ही होता है। ऐसा कोई ज्यादा हार्ड इक्वेशन नहीं था। NaCl इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जलीय HCl। मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, याद है? मैं आपको चार्ट लेकर के आया था, बताया था इसमें कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा विद्युत अपघट्य लेंगे तो किस पर क्या क्या मिलेगा। HCl ले रहे हो, HCl ले रहे हो तो यहाँ पर H+ आयन H2 के रूप में प्राप्त होते हैं कैथोड पर, और Cl2 के रूप में प्राप्त होगी एनोड पर। कैथोड पर H2 प्राप्त हो जाएगी। इतना कोई वो नहीं है। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाया जाए तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को देखो। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है, मतलब इलेक्ट्रोड भाग नहीं लेगा, जो भी लेगा विलयन वाला ही काम रहेगा। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। जब ये टूटेगा तो बेटा क्या देगा? Na+ आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। कैथोड पर अगर हम बात करें, कैथोड पर क्या होगा? अपचयन होगा। अब जलीय तो जल भी आएगा। अब अपचयन Na+ का हो कि जल का हो, तो यहां से तो मिलेगी आपको सोडियम धातु और यहां से मिलेगी आपके पास H2 गैस। तो हमें पता है कि यार इसका SRP ज्यादा होता है इसके SRP के मुकाबले से, तो जिसका SRP ज्यादा वो अभिक्रिया होगी, तो यहां पर तो मिलेगी आपको H2। पहला ही करेक्ट हो गया। और सल्फेट आयन, अगर हम बात करें ऑक्सीकरण, तो ऋणायन का ऑक्सीकरण होगा, तो यहां पर एनोड पर क्या होगा? एनोड पर सल्फेट आयन भागेगा कि जल भागेगा? जल का ऑक्सीकरण भी हो सकता है, अपचयन भी हो सकता है। तो अगर ये ऑक्सीकृत होता तो H2O8 2- आयन बनाता, और यहां पर ये क्या बनाता? ऑक्सीजन गैस बनाता। तो इसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है सल्फेट आयनों के मुकाबले। पढ़ाया था, तो ये विक्रिया नहीं होगी, ये होगी, तो H2 और O2 मिलेगा। क्लास नोट्स में है आपके। ये हुआ। ऐसे अगर करोगे तो फिर बेटा मजा नहीं आता पढ़ाने में, और फिर आप इससे सेटिस्फाई भी नहीं हो पाओगे। बहुत सारे बच्चे जब इन क्लासेस को देख रहे होंगे ना, तो वो तो परेशान हो गए होंगे, पता नहीं क्या चल रहा है सर, ये सब्जी मंडी लगा रखी है। ओके, तो वैसे काम मत करो। हमें भी पढ़ाने में मजा आए और आप भी अच्छे से समझ सको, वैसे करोगे तो मजा आएगा बेटा। ओके, हाँ। विद्युत अपघटनी सेलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। और दूसरी बात, यहां पर जो बच्चे A* में आए हैं वो उनके काबिलियत पर आए हैं ना, तो हमने उनको अलग से क्वेश्चन बताया कि तू ये पढ़ ले। आपके मन में एक भेदभाव वाली भावना आ सकती है, बिल्कुल स्वाभाविक सी है। अगर मान लो मेरे कम नंबर आए, मेरे दोस्त के ज्यादा नंबर आए, उससे मेरे को जलन होने लगेगी कि यार ये तो A*, इसको तो एक्स्ट्रा वो मिल रहा है, अगले टेस्ट में आप भी लेके आ जाओ। अगर मैं टीचर हूं, मैं जब तक उसको दोस्त की तरह देख रहा हूं ना, ये मेरे को जलन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक टीचर हूं तो मेरे लिए तो ये भी समान है, ये भी समान है, वो भी समान है, तीनों समान है। ओके, A* वाला फीचर आप ही को आगे बढ़ाने के लिए लगाया गया है, आपको आगे बढ़ाया है थोड़ा सा, उसमें और आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए जा सके, कुछ जिसमें ज्यादा कोई भीड़ भाड़ न हो, कुछ बच्चे ही हो जिनको बढ़िया से पढ़ाया जा सके। क्वेश्चंस करवा देते हैं हम उसको, ज्यादा पढ़ाते नहीं, क्वेश्चंस करवा देते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाती है उनकी। ठीक है, ओके। विद्युत अपघटनी सेलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होता है? विलयन में कैथोड से एनोड की ओर। जरा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, मतलब ठीक है, इतना वो नहीं। देखो, हमें पता है कि ये हमारे पात्र है, इसमें ही हमने ये इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पे जरा देखो, विद्युत अपघटनी सेलों में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किधर से किधर होता है। देखो, इस वाले नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आते हैं यहां पर, ओके, और यहां पर धातुएं जाकर के अपचयित होती है। ओके, तो पॉजिटिव आयन तो इधर भागते हैं ताकि वो यहां इलेक्ट्रॉन ले ले। अब यहां पर ये तो बाहर है, बाहर, लेकिन अंदर क्या होता है बेटा कि यहां पर जिस तरीके से ऋणायन किधर भागता है? इधर। अब ऋणायन के रूप में ऋणायन लो या इलेक्ट्रॉन लो, तो आवेश अंदर तो इधर भागता है,
कैथोड से एनोड की ओर। ओके, आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर से इधर होता है, कैथोड से एनोड की ओर होता है। आंतरिक परिपथ में कैथोड से एनोड की ओर होता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, बाहर उधर से इधर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो बैटरी लगी हुई ना बेटा, यहां से नेगेटिव, हम इसमें क्या करते हैं, बाहर से विभव देते हैं, बाहर से पोटेंशियल देते हैं। ओके, फिर उसके हिसाब से भी क्रिया होती है। जबकि डेनियल सेल में क्या हो रहा था, अंदर ही केमिकल मिलकर के बाहर, अंदर मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही थी, फिर उससे ऊर्जा मिल रही थी। अब हम बाहर से दे रहे हैं, बात इतनी सी है। ओके, तो उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगला आपका अब अगली क्लास का टाइम हो जाता है। फिर कॉपर सल्फेट उपयोग करते हुए ये आपको खुद को करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, मुझे किसी से भी कोई पर्सनल वो नहीं है बेटा। ओके, किसी भी टीचर को, हर एक स्टूडेंट हमारे लिए सेम है, हर एक स्टूडेंट हमारे लिए सेम है बेटा। सर आप क्वेश्चन नोट करने का टाइम भी नहीं दे रहे हैं बेटा। यहां पे मैं आपको देख, टाइम कितना सा है अपने पास, उसमें मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूं। ठीक है, कोका कोला, ये क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं बेटा। यहां पर मैंने आपको समझा, आप उसको दोबारा देख सकते हो ना, दोबारा देख सकते हो। मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता सकूं। आप उसको दोबारा देख लेना, क्या दिक्कत है, आप उसको दोबारा देख लेना भाई। जो मैं क्वेश्चन से यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूं, अगर मैं एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ओके लक्ष्मी नारायण जी। अगली क्लास भी है, हाँ 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 हाँ, कोई सेम नहीं है भाई, सब समान है बेटा, सब समान है। सही बात अंसारी जी बोल रही है, सर सब समान नहीं है बेटा, सब समान है। अगर ये 5 उंगलियां हैं, अगर एक उंगली भी कट जाएगी तो दर्द होगा ना। अगर आप सब तरह के बच्चे पढ़ रहे हो तो सब समान है हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ए स्टार वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। पार्ट सर से ही पूछाऊं ये बात, सर पार्ट सर भी आएंगे, पार्ट सर को बुलाऊं अगली क्लास में आ ही रहा हूं जी सर। सर ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर ए स्टार वालों को बढ़िया दिया जा रहा है, हमें कम दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा अगली क्लास में पार्ट सर आएंगे, अभी वो आपको बताएंगे। ठीक है, ओके। तो और जब आओ ना तो कमेंट कम करा करो, पढ़ा ज्यादा करो, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि यार मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं ना, ये बढ़िया से बेहतर बने और बेहतर बने। हम यहाँ पर सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आते बेटा, हम भी चाहते हैं कि आपको और बेटर करवाएं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर आकर के अपना करते रहोगे तो फिर उससे मजा नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।